एक्सटेंशन ऑफ काशी थ्योरम। स्टेटमेंट जरा लिखो इसका, एक्सटेंशन ऑफ काशी थ्योरम। Let fz be analytic. Let fz be analytic in a, fz is analytic in a simply connected domain D, simply connected domain D, then the integral along any rectifiable curve, then the integral along any rectifiable curve in the joining any two given points, joining any two given points of D is the same. Full stop. In other words, it does not depend upon the curve joining the two points. ये एक्सटेंशन ऑफ काशी थ्योरम का फर्स्ट कोरोलरी है। तो फर्स्ट कोरोलरी लिख लेना, पहला, सिर्फ पहला डाल दो ऊपर की पहला, ठीक है। रेक्टिफिएबल कर्व का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में हमारा क्लोज्ड कर्व ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि fz जो है, fz be analytic in a simply connected domain D. What is simply connected domain? अगर किसी कोई भी डोमेन हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहलाता है, यदि उस डोमेन को श्रिंक करके हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन। Then the integral along any rectifiable curve in D joining any two given points of D is the same. इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कर्व है, दिस इज C और एक यहां पे मान लो इसका डायरेक्शन, दिस इज C1 and this is C2, ठीक है बराबर।
फिगर जरा बनाओ। ये हमारा डोमेन है, दिस इज डोमेन डी। ये AZ1, दिस इज पॉइंट A Z1 and this is point B Z2. This is C1 and suppose this is L and this is C2 and this is M. क्लोज्ड कर्व क्या बनेगा? A L B N A, ठीक है? ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है, एक्चुअल में हमें पहुंचना कहां तक है? हमारे पास दो कर्व है C1 और C2। हमें ये प्रूफ करना है कि C1 के करेस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रल होगा वही C2 के इंटीग्रल जो इंटीग्रल होगा, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इज कोरोलरी ऑफ कासी, एक्सटेंशन ऑफ कासी थ्योरम। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे इसे प्रूफ करेंगे जरा ध्यान देना। तो सबसे पहले लिख लो दो लाइन। लेट द टू पॉइंट्स A Z1 and B Z2, let the 2 points A Z1 and B Z2 and B Z2 of the simply connected domain D, of the simply connected domain D, be joined by the curve, be joined by the curve C1 and C2, C1 and C2 as shown in the figure. Then by Cauchy theorem, अब जरा सुनो, ये हमारा एक क्लोज्ड कर्व है जो दो कर्व से मिलकर के बना हुआ है C1 और C2। अगर फंक्शन fz जो है इसके अंदर हर पॉइंट पर, इसके बाउंड्री पॉइंट पे एनालिटिक है, मतलब इसकी डेरिवेटिव, फंक्शन की डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में इस क्लोज्ड कर्व के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल होगा बाय Cauchy थ्योरम, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो देन बाय Cauchy थ्योरम, then by Cauchy theorem क्या हो जाएगा? इंटीग्रल A L B M A F Z dz is equal to 0। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज C1 प्लस C2 ना, दिस इज C1 प्लस C2 ना, दो कर्व से मिलकर के बना हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं A L B एंड दिस इज F Z dz प्लस ये क्या हो जाएगा? B M A F Z dz is equal to 0। अगर मैं यहां पे ये कर दूं Fz dz A L B, और यहां पे अगर मैं कर दूं A M B Fz dz is equal to 0, तो यहां पे सिंबल क्या आएगा? इसको मैंने उल्टा कर दिया, मतलब कि ये अब ये साइन इसका क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहां हो गया आपका माइनस, दिस इज इक्वल टू 0। So A L B Fz dz is equal to A M B Fz dz। ये है क्या? C1 और ये क्या है? C2। इसका मतलब C1 Fz
dz is equal to c2 fz dz। ये था हमारा corollary ऑफ एक्सटेंशन ऑफ काशी थ्योरम। अगर कोई भी क्लोज्ड कर्व 10 कर्व से मिलकर के बना हो, C1 C2 C3 C4 C9 C10, ठीक है, तो उस केस में भी सब कर्व के अकॉर्डिंग C1 C2 हर कर्व के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल होगी सबकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप दो ही कर्व लेकर के चलो। तो ये नोट कर लो, ये ऑलरेडी हमें प्रूफ करना था। वो इधर ही रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे तो दिख रहा है कि एक ही डायरेक्शन है। जैसे मान लो इधर से, अब देखो इधर से तो हम गए, ठीक है, जैसे मान लो क्लोज कर बनाना है तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर अगर हम इधर से आते हैं तो आप ये सिंबल इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपोजिट, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड, तो ये तो हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए था। हम मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के लिए लिख चुके। चलो देखिए, कंसीडर ए क्लोज्ड कंटूर C1, कंसीडर ए क्लोज्ड कंटूर C1, कंसीडर ए क्लोज्ड कंटूर C1 which is contained within a closed contour C, which is contained within a closed contour C, full stop, if fz be an analytic function, fz be an analytic function at every point, between the annulus 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 C and C1, then this is a curve C1 या C कर्व, इसके अंदर एक और कर्व है क्लोज्ड कंटूर, दिस इज C1, ठीक है। सपोज करो A B C D, डायरेक्शन हमारा ये, ओवरऑल अगर हम इसे कनेक्ट करना चाहें, क्लोज करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, इस C को इस C1 के साथ कनेक्ट करना होगा। डायरेक्शन हमारा ये है,
तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे कनेक्ट करता हूं। अब तो ये क्लोज हो गया। जैसे ही हम यहां से एंट्री करेंगे तो डायरेक्शन हमारा कुछ यूं होगा, ठीक है। और अगर ये डायरेक्शन यूं होगा तो फिर इसके और इसके अपोजिट करना है मुझे। तो क्या हो जाएगा ये, सपोज करो ऐसे हम चल रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट हुआ या नहीं, हो गया। और फिर यहां से हमें बाहर भी निकलना है, मतलब इस पॉइंट पे आएंगे तब, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब कोइंसाइड करेंगे तभी तो क्लोज होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दिस इज क्लोज कंटूर C, दिस इज क्लोज कंटूर C1। ओवरऑल दोनों को कनेक्ट करके क्लोज बनाना है। तो दिस इज पॉइंट A B C D, डायरेक्शन हमारा ये है, एंट्री हमने किया तो ये देखो डायरेक्शन। तो सपोज करो कि यहां पे जो पॉइंट है वो D हो गया, ये हो गया हमारा E F और G। और फिर जब हम यहां से बाहर निकल के यहां पे A पे आएंगे तो अब ये जो कर्व होगा ओवरऑल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब देखो उसमें एक चीज लिखा हुआ है कि जो फंक्शन fz है ना, वो C और C1 के बीच में जो एनुलस है उसमें फंक्शन एनालिटिक है। एनुलस होता क्या है, ये कर्व हमारा C और ये C1 है, तो C और C1 के बीच में ये जो जगह है ना, इसी को हम कहते हैं एनुलस। सपोज कर लो एक कर्व ये हमारा है और एक कर्व ये हमारा है, ठीक है। सपोज करो दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो C1 और C2 के एनुलस की अगर हम बात करें कि फंक्शन जो है वो C1 और C2 के एनुलस में एनालिटिक है, मतलब कि यहां पे एनालिटिक है। बात समझ में आई? एनुलस का मतलब क्या होता है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि एनुलस क्या होता है। तो ये हमारा एनुलस है, यहां पे फंक्शन जो है वो एनालिटिक है और ओवरऑल ये कर्व क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो बाय कासी थ्योरम इस क्लोज्ड कर्व के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो जरा क्लोज्ड कर्व हमें बता दो बाय कासी थ्योरम। इंटीग्रल कासी थ्योरम कहां से स्टार्ट करेंगे, A से। तो बोलो A, एक काम करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये E जो है ना, ये मान लो कि यहां पे है E। बोलो A B C D A E F G फिर E और फिर A, और ये हो गया हमारा FZ इंटू DZ एंड दिस इज इक्वल टू 0। फाइनली हम लोग अल्फाबेट याद कर लिए, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब एक काम करते हैं, C1 C के अकॉर्डिंग जो क्लोज कर्व है उसकी वैल्यू बताओ। तो A B C D और A, और ये हो गया हमारा FZ DZ प्लस। अब देखो हम जब A पे पहुंचे तो एंट्री किए हैं, एंट्री करने पे ये जो कर्व है ये भी तो हमारा एक कर्व है, और वो कर्व क्या है, AE, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा AE इंटू FZ इंटू DZ प्लस। अब हम C2 पे जाएंगे, तो C2 के लिए बोलो E F G E, और ये हो गया हमारा FZ इंटू DZ प्लस, फिर बाहर भी तो निकलेंगे, क्या हो जाएगा E A FZ इंटू एंड दिस इज इक्वल टू G। पास में आई? अब जरा देखो, दिस इज A B C D A FZ DZ प्लस E E FZ DZ।
देखें, इसको मैं बाद में कर लेता हूं, प्लस ई एफ जी ई एफ जेड डी जेड। क्या ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है? तो मैं इसे माइनस कर दूं और मैं यहां पे ए ई कर दूं और ये हो गया हमारा एफ जेड डी जेड एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अब सुनो, C1 और C2 का भी तो डायरेक्शन अपोजिट है। C1 और C2 का डायरेक्शन भी तो अपोजिट है। थ्योरम में जो देन लिखे हो ना, देन लास्ट में, तो देन के आगे लिख लो कि हमें ये प्रूव करना है C एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C1 एफ जेड डी जेड, ये प्रूव करना है। लिख लो। अब जरा देखो यहां पे, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है C1 और C2 का, तो क्या मैं यहां पे माइनस सिंबल लगा सकता हूं? हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा A B C D A F Z D Z माइनस E F G E F Z D Z is equal to 0. This is equal to 0. This implies that this is C, this is C, and this is C1. So integral C F Z D Z is equal to integral C1 F Z D Z. कोई समस्या हो तो बोलो। हो गया? कोई दिक्कत नहीं है उससे, आगे लिख दो कि C1 एंड C2 हैव अपोजिट साइन ब्रैकेट में। EGF भी का किया जा सकता है, बुक में तो नहीं किया है ऐसा। कर लो, GF ही कर लो इसको, FG की जगह पे GF कर दो। यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो ये GF नहीं रहने तो सही है।
एक थ्योरम है, if a function f(z), if a function f(z) is continuous on a contour C of length L and mod fz is less than or equal to n, then integral c fz dz की absolute value less than or equal to ml. Proof. मतलब एक फंक्शन fz है जो कंटीन्यूअस है किसी क्लोज्ड कंटूर C पर, ठीक है, और जो कंटूर है उसका लेंथ क्या है, मतलब जो क्लोज्ड कर्व का जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल है, और फंक्शन fz कैसा है, बाउंडेड है, fz इज बाउंडेड। तो उस केस में हमें प्रूफ करना है कि इंटीग्रल c fz dz की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू ml। तो आइए प्रूफ करते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू phi t प्लस आयोटा psi t along any curve along the curve C, along the curve C, where x is equal to phi t and y is equal to psi t. Then इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dz बाई dt होगा, तो ये हो जाएगा हमारा dz इज इक्वल टू phi डैश t प्लस आयोटा psi डैश t, और ये हो जाएगा हमारा इंटू dt। ये नोट करो। Therefore, absolute value of integral c fz dz is equal to absolute value of integral c fz, और dz की वैल्यू क्या है, phi t प्लस आयोटा psi t into dt, ठीक है। This is phi dash t and psi dash t into dt। हो गया। If the curve extend from t is equal to alpha to t is equal to beta, then जरा देखो integral c fz dz and this is equal to integral c
phi dash t plus I psi dash t into mod of dt. Okay, the mod of fz is less than or equal to m, so this quantity is less than or equal to m. Mod of x plus iota y is equal to under root a square plus b square. So इंटीग्रल c क्या, अब t की वैल्यू क्या है, अल्फा टू t इज इक्वल टू बीटा, और ये हो गया हमारा अंडर रूट फाइव डैश t स्क्वायर प्लस साई डैश t स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ dt. ओके, चलो so this is equal to, this is less than or equal to capital M and integral alpha to beta, समझो जरा, क्या इसे हम dx by dt का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का होल स्क्वायर. ओके, दिस इज dx by dt का होल स्क्वायर, dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का होल स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ dt लिखो या सिंपली dt लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अब जरा सुनो यहां से. ओके, मतलब ds by dt की जो वैल्यू होती है ये होता है अंडर रूट dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का होल स्क्वायर. अगर आप टेंसर पढ़े हो तो आपको याद आ रहा होगा, अगर मेरी स्पेस अभी पढ़े हो कि नहीं, अभी चल रहा है, अभी आगे आएगा. तो ये इसकी वैल्यू, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ds by dt. ठीक है, तो ds by dt into dt, तो dt से dt क्या होगा, कैंसिल. So this is less than or equal to capital M and alpha to beta, और ये हो जाएगा हमारा ds, and this is equal to m into beta minus alpha, and beta minus alpha is nothing but this is length of curve C. तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, this is m into l. एंड देयरफॉर ये प्रूफ हो गया कि इंटीग्रल c fz dz की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू mn. एग्जाम में ये पूछा जाता है. कोई लाइन नहीं समझ में आई तो बोलो. ठीक है, बेटा. अच्छा, अभी तक तुम लोग समझ रहे थे. कठिन तो नहीं लग रहा है, कॉम्प्लेक्स सब भी अभी नहीं लग रहा है. जिस दिन खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स और बिल्कुल रख दोगे, उसके बाद से जब 10 दिन बाद पढ़ोगे तब पढ़ने लगेगा. इसके बाद हमें पढ़ना है कासी इंटीग्रल फार्मूला, एक्सटेंशन ऑफ कासी इंटीग्रल फार्मूला. देखते हैं, अभी 4 लेक्चर इसमें लगेगा. ठीक है, उसके बाद से ये खत्म.
ओके, इसकी वैल्यू जरा बताओ कितना होगा। ई स्क्वायर भी एक नंबर होगा, ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो उसका स्क्वायर। अगर तुम लोग इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है फिर मैं जो पढ़ाता हूँ, ऐसा है? समझ में आता है? फिर इसका आंसर क्यों नहीं बता रहे तुम लोग? आंसर क्या आएगा? जीरो। अभी तक तो एक ही फार्मूला ही पढ़े हो तुम लोग, जीरो। बस याद करो, अभी जितने भी इंटीग्रल सर देंगे उसका आंसर जीरो ही आएगा। ऐसे नहीं समझना है? इसका आंसर जीरो हो गया। ये ई स्क्वायर होगा ना, सपोज करो 2 और 3 के बीच में ई लाई करेगा, ठीक है? तो सपोज करो कि 2.5 हो गया, 2.7 समथिंग होता है, 2.7 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो जो होगा वो 100 से कम ही होगा, -100 से कम होगा। और -100 से कम होगा तो बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो डिनोमिनेटर में लग रहा था कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो बाहर चला गया। जो हम सर्कल यहाँ बनाएंगे, सेंटर तो हमारा 0 0 ही है, लेकिन रेडियस क्या है? ई स्क्वायर। ये पॉइंट हमारा, ये ई स्क्वायर होगा और ये क्या होगा? -e स्क्वायर, ठीक है? अब अगर हम देखें तो ये -100 जो होगा वो किधर जाएगा? -100 किधर जाएगा? इधर जाएगा -100। और sin e to the power z, दिस इज एंटायर फंक्शन। ये प्रोडक्ट नहीं है sin z और cos z का, e to the power z का, एक्चुअल में साइन फंक्शन है, दिस इज एंटायर, ठीक है? तो अगर ये एंटायर है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। अगर इसमें किसी भी एक अंदर किसी भी एक पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम होती तो फिर हम कासी थ्योरम का यूज नहीं कर पाते, ठीक है? हम यूज कर पा रहे हैं क्योंकि किसी भी, ये जो हमारा सर्कल है, ये जो हमारा क्लोज्ड कर्व है, इसमें कहीं भी किसी पॉइंट पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इजीली कासी थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाय कासी थ्योरम इट्स वैल्यू इज जीरो। अगर सपोज करो कि एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे जिसके करेस्पॉन्डिंग ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे, या उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो उसके लिए हमें पढ़ना है कासी इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है? और कासी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रूफ करवाएंगे पहले इसे। f of a is equal to 1 upon 2 pi I इंटीग्रल c fz upon z minus a into dz, दिस इज कासी इंटीग्रल फार्मूला। ये मैं प्रूफ करवाऊंगा नेक्स्ट टर्म पे, मंगलवार, ठीक है? बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो बस आज के लिए इतना ही।